हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को आज यूनिट 8 से इतिहास का अंत पढ़ाऊंगा। यूनिट 8 में दिया गया है ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महान विवाद। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न विवाद उत्पन्न हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो विभिन्न विवाद हैं वह मुख्यतः 3 हैं। हम 3 विवादों को जानते हैं। पहला है विचारधारा का अंत, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। यह जो है 1960 के दशक में उत्पन्न होता है। यह डेनियल बेल की अवधारणा है। डेनियल बेल, इसको डेनियल बेल ने प्रस्तुत किया है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। और दूसरा जो है वह है एंड ऑफ हिस्ट्री। यह जो एंड ऑफ हिस्ट्री है यह फ्रांसिस फुकुयामा, यह एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा प्रस्तुत की गई है 1989 और 1992 के दौर में। तीसरी जो अवधारणा है या जो तीसरा विवाद है वह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। यह जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है यह पी हंटिंगटन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। हंटिंगटन के द्वारा प्रस्तुत की गई है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो यह जो है 3 अवधारणाएं हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन। ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महान विवाद। जो आपके सिलेबस में दिया गया है वह है एंड ऑफ हिस्ट्री और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो मैं आज आप लोगों को एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। फ्रांसिस फुकुयामा की अवधारणा एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, जानते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत। जैसा कि जो इतिहास का अंत है वह एक राजनीतिक और दार्शनिक अवधारणा है। यह क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा है और दार्शनिक अवधारणा है जो यह मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक विशेष राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है। यानी कि जैसे ही शीत युद्ध का अंत होता है वैसे मानने लगती है कि शीत युद्ध का जब अंत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक विशेष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवधारणा विकसित होने लगती है, राजनीतिक व्यवस्था विकसित होने लगती है जो मानवता के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का अंतिम बिंदु है। और यह अंतिम शासन प्रणाली है, यानी कि अंतिम शासन प्रणाली है और शासन प्रणाली का अंतिम रूप है। यानी कि जो व्यवस्था विकसित हो रही है, व्यवस्था कौन सी विकसित हो रही है? जैसे वह व्यवस्था है जैसे कि विचारधारा के आधार पर क्या है? उदारवाद। और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर क्या है? पूंजीवाद। और शासन के रूप में क्या है? और शासन व्यवस्था के रूप में क्या है? लोकतंत्र। यानी कि इसको हम कह सकते हैं पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र। पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र अवधारणा इसको कह सकते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा यही कहते हैं कि शीत युद्ध का अंत हो गया और विभिन्न देशों में पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र विकसित हो रहा है। इसी को यह इतिहास का अंत बताते हैं। इसी अवधारणा को इतिहास का अंत बताते हैं। यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब साम्यवादी शासन व्यवस्था का पतन होता है, जैसा कि सोवियत संघ रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था होती है, और सोवियत संघ रूस के साथ साथ विभिन्न देशों में, यानी कि जहां जहां सोवियत संघ का प्रभुत्व होता है, हंगरी है, रोमानिया है, पोलैंड है इत्यादि विभिन्न देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई थी शीत युद्ध के दौरान। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ यूएसएसआर का पतन होता है वैसे ही साम्यवादी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो जाता है और रूस जो यूएसएसआर जो होता है वह
91 में विखंडित हो जाता है और विखंडित होकर 15 राज्यों में यह विभाजित हो जाता है। 15 राज्यों में विभाजित हो जाता है और 15 राज्यों में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना होती है, गणराज्यों की स्थापना होती है। तो इस तरह से साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो जाता है और नई व्यवस्थाएं जन्म ले लेती हैं। वह कौन सी व्यवस्था होती है? उदारवादी लोकतंत्र। यानी कि फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि अब विभिन्न देशों में उदारवादी लोकतंत्र का प्रचलन हो रहा है, जैसा कि अमेरिका में स्वयं था। अमेरिका में स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था होती है, उदारवादी व्यवस्था होती है, लोकतंत्र भी होता है, डेमोक्रेसी भी होता है, वहां लिबरल डेमोक्रेसी भी होती है। इस तरह से तीन व्यवस्थाओं को मिलाकर यह एक व्यवस्था बनी, यानी कि तीन विचारधारा के आधार पर उदारवाद क्या है? विचारधारा है, उदारवाद है, फांसीवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, विभिन्न विचारधाराएं हैं। तो विचारधारा के आधार पर उदारवाद है और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर क्या है? पूंजीवाद है और शासन तंत्र के आधार पर क्या है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। तो सभी फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं सभी की अधिकांश देशों में उदारवादी लोकतंत्र स्थापित हो रहा है और साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो रहा है। इसी तथ्य को वह एंड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं कि इतिहास का अंत हो गया है। जैसा कि इतिहास का अंत शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1861 में फ्रांसीसी दार्शनिक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक होते हैं एंटोनियो आगस्टीन कोसो के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था 1861 में फ्रांसीसी दार्शनिक होते हैं। अब फ्रांसीसी दार्शनिक एंटोनियो आगस्टीन कोसो क्यों प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि वह कहते हैं कि नागरिक समाज जो है पूर्णता की ओर जा रहा है। उनका यह कॉन्सेप्ट होता है कि नागरिक समाज पूर्णता की ओर जा रहा है और पूर्णता के साथ इतिहास की गतिशीलता का अंत हो रहा है, यानी कि इतिहास भी परिवर्तित हो रहा है। जब सभ्यता विकसित होती है तो एक सभ्यता का पुरानी सभ्यता का नाश होता है, पुरानी सभ्यता का पतन होता है। तो इस तरह से इतिहास जो होता है वह गतिशील होता है। तो वह जो स्थिति होती है वह ऐतिहासिक गतिशीलता के अंत को संदर्भित करती है। बाद में इस विचार को यानी कि इतिहास के अंत शब्द को अर्नाल्ड गैलेन के द्वारा अपनाया जाता है, हाइडेगर के द्वारा अपनाया जाता है और इतिहास के अंत के विचार का औपचारिक विकास सबसे पहले किसमें होता है? हीगल में होता है। इतिहास के अंत की अवधारणा का जो विकास होता है वह सबसे पहले हीगल में होता है। जैसा कि हीगल का कहना है कि मानव सभ्यता का विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए वह विकास के पथ पर अग्रसर होता है। यानी कि हीगल का कहना है कि विकास हमेशा द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है, द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है, डायलेक्टिव मेथड से होता है। यह जो डायलेक्टिव मेथड है यह तो सबसे पहले प्लेटो अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्लेटो के चिंतन में हम देखते हैं, फिर अरस्तु के चिंतन में देखते हैं, उसके बाद कई विचारकों के चिंतन में हम इस द्वंद्वात्मक पद्धति को देखते हैं और हीगल ने इसको विकसित किया और हीगल से इसको मार्क्स ने ग्रहण किया। कार्ल मार्क्स हीगल से इसको मार्क्स ग्रहण करता है और विभिन्न विचारक ग्रहण करते हैं। यानी मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक की अवधारणा लागू किया है उसने भौतिक जगत पे लागू किया है, लेकिन हीगल ने द्वंद्ववाद को विचारों पर लागू किया है। हीगल कहते हैं कि विचारों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, कोई भी विचार अंतिम रूप नहीं होता है या अंतिम सत्य नहीं होता है। हर विचार का एक एंटीथीसिस होता है, यानी कि एक थीसिस का एक एंटीथीसिस होता है और एंटीथीसिस और थीसिस में जब संघर्ष होता है तो साइंथीसिस का जन्म होता है, एक नए विचार का जन्म होता है। फिर साइंथीसिस भी अंतिम रूप से सत्य नहीं होता है, साइंथीसिस भी फिर थीसिस में कन्वर्ट हो जाती है, थीसिस में परिवर्तित हो जाती है। जब थीसिस में परिवर्तित हो जाती है तो थीसिस का फिर एंटीथीसिस होता है, फिर थीसिस और एंटीथीसिस में संघर्ष होता है और उसके पश्चात वह साइंथीसिस में परिवर्तित होता है। तो यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसी तरह से जो पुरानी प्रणाली होती है वह पुरानी प्रणाली का अंत होता रहता है और पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली जन्म लेती रहती है। तो विकास यानी कि जो विकास होता है वह द्वंद्वात्मक तरीके से होता है। हीगल कहते हैं कि किसी भी चीज का एक थीसिस होता है और हर थीसिस होता है इसका एक विरोध होता है, थीसिस का विरोध होता है जिसको वह एंटी थीसिस कहते हैं।
थीसिस कहते हैं। और फिर कहते हैं कि थीसिस और एंटीथीसिस में संघर्ष होता है तो साइंथिसिस की उत्पत्ति होती है। साइंथिसिस की उत्पत्ति होती है, यानी कि वाद, हर चीज का एक वाद होता है, वाद का प्रतिवाद होता है, और प्रतिवाद का संवाद होता है। यह संवाद फिर वाद में कन्वर्ट हो जाता है, संवाद का भी वाद होता है, वाद फिर किस में बदल जाता है, वाद का भी फिर एक प्रतिवाद होता है, और यह फिर प्रतिवाद किस में बदल जाता है, संवाद में बदल जाता है, यानी कि साइंथिसिस में बदल जाता है। तो इस तरह से हीगल कहते हैं कि हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इस तरह से हीगल कहते हैं कि हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कोई भी विचार पूर्ण नहीं होता है, यानी कि हम जो बोलते हैं वह पूर्ण नहीं होता है, उसका भी अंतर्विरोध होता है, उसका भी एक विरोध होता है। और जब हम किसी दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो दूसरे से डिस्कशन करते करते हमें एक नए तथ्य प्राप्त होता है, वास्तविकता का ज्ञान होता है, लेकिन अंतिम रूप से वह जो नया तथ्य प्राप्त होता है, जो साइंथिसिस होती है, वह साइंथिसिस भी पूर्ण नहीं होती है, उसका भी एक प्रतिवाद होता है। तो यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो इस तरह से विकास चलता रहता है। जैसा कि हीगल कहता है कि जो सभ्यता का विकास होता है, हीगल कहता है जो सभ्यता का विकास हुआ, सबसे पहले सभ्यता का विकास चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है, फिर यूनान में होता है, फिर मिस्र में होता है, फिर रोम में होता है, फिर इसकी अंतिम परिणति यानी कि विकास की अंतिम परिणति कहां होती है, जर्मनी में होती है, पर्सिया में होती है। इसलिए हीगल कहता है कि पर्सिया यानी कि जो जिसको अब जर्मनी हम कहते हैं, शीघ्र ही एक प्रबल शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित होगा और वह यूरोप के समूचे महाद्वीप का अधीश्वर बन जाएगा। तो हीगल दंडात्मक पद्धति के माध्यम से राज्य के विकास को वर्णित करता है। जैसे वह कहता है कि सबसे पहले परिवार का जन्म होता है। परिवार यह क्या है, एक वाद है। परिवार का प्रतिवाद क्या है, समाज है। परिवार का जन्म होता है, फिर समाज का जन्म होता है, और इसी परिवार और समाज से किसका जन्म होता है, फिर राज्य का जन्म होता है। यानी कि राज्य का जन्म अचानक नहीं हो जाता है, बल्कि कई सदियां लग गई राज्य को विकसित होने में। तो सबसे पहले परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से फिर राज्य बना, यही अधिकांश विचारक कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हीगल के अनुसार एक व्यवस्था का अंत होता है तो दूसरी व्यवस्था जन्म लेती है, और इन विभिन्न व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास का अंत हो गया, यानी कि एक इतिहास का अंत होता है तो दूसरा इतिहास शुरू होता है। इसी कॉन्सेप्ट को फ्रांसिस फुकुयामा भी अपने विचारों में अपनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री है क्या। फ्रांसिस फुकुयामा, जिनका पूरा नाम है फ्रांसीसी योशिहिरो फुकुयामा। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1952 में अमेरिका में होता है, और यह अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं, एक अर्थशास्त्री होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यह विद्वान हैं। तो फुकुयामा देखते हैं कि 1989 में फुकुयामा चूंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत के जानकार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार होते हैं, तो यह देखते हैं कि 1989 में बर्लिन की दीवार का पतन हो जाता है, बर्लिन की दीवार का अंत हो जाता है। और वहीं देखते हैं कि 1976 में धीरे धीरे अमेरिका और रूस में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत अब जो उनके बीच मतभेद होता है, मतभेद अब कम होने लगता है। तो वह देखते हैं कि रूस में भी 1989 तक आते आते आंतरिक विरोध होने लगता है, और 1989 में ही यह एक पत्रिका होती है अमेरिका की, द नेशनल इंटरेस्ट। यह अमेरिका की एक पत्रिका होती है। इस पत्रिका में एक लेख निकालते हैं जिस लेख का नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री 1989 में। यह 1989 में पब्लिश होती है। और फिर जैसा कि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है, यूएसएसआर का पतन हो जाता है। और जब पतन हो जाता है तो फिर यह 1992 में एक किताब पब्लिश करते हैं जो है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यह उनकी पुस्तक पब्लिश होती है 1992 में। और जब फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट
लाते हैं और यहीं से फ्रांसिस फुकुयामा अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रसिद्ध हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक विद्वान के रूप में इनकी पहचान स्थापित हो जाती है। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी उदार लोकतंत्र का और मुक्त बाजार पूंजीवाद का पूरी दुनिया में प्रसार हो रहा है। पश्चिमी उदार लोकतंत्र यानी कि जैसा कि अभी हमने बताया कि उदार लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है, उदार लोकतंत्र का, और मुक्त बाजार व्यवस्था। यह मुक्त बाजार व्यवस्था क्या है? यानी कि मार्केट सबके लिए खुली हो, जहां सभी लोग अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। जैसे भारत के बाजार हैं, भारत के बाजार पूरे विश्व के बाजारों के लिए, पूरे विश्व के लिए खुले हुए हैं। किसी भी विश्व का कोई भी उत्पाद हम भारत में पा सकते हैं, भारत में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मुक्त बाजार पूंजीवादी व्यवस्था हो, जिसमें सभी लोग कल कारखाने फैक्ट्रियां लगा सकते हो और अपने विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर सकते हो और विभिन्न उत्पादों को मार्केट में बेच सकते हो। तो यह क्या है? मुक्त बाजार व्यवस्था है, खुली बाजार व्यवस्था है कि बाजार सबके लिए खुले हुए हों। तो जैसा कि 1991 में यूएसएसआर का पतन हो जाता है और यूएसएसआर कई गणराज्यों में विभाजित हो जाता है, तो फिर साम्यवादी शासन व्यवस्था का भी पतन हो जाता है। यानी कि शासन व्यवस्थाओं के कई रूप देखने को मिलते हैं। साम्यवादी शासन व्यवस्था, साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या है कि साम्यवादी शासन व्यवस्था में प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये साम्यवादी शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है कि हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को उसकी योग्यता और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, तो चीन में जितने भी उद्योग धंधे हैं वह चीन के सरकार के अधीन है, साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं के अधीन है। यानी कि उत्पादन हम करते हैं और सरकार जब चाहे तब हमारे धन के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। जब चाहे तब वह इस धन के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेती है और इस धन को फिर अन्य लोगों में बांट देती है। यानी कि उत्पादन हम करें, पैदा हम करें और हमारे उत्पादन को या हम जो धन संग्रह करते हैं, सरकार उस धन संग्रह को छीन लेती है और सरकार कहती है कि नहीं, इस धन को सभी लोगों में बांटा जाएगा। यह साम्यवादी व्यवस्था है और इस साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत किसी के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं, स्वतंत्रताएं सुरक्षित नहीं रहती हैं और विभिन्न प्रकार के समानताएं भी सुरक्षित नहीं रहती हैं। व्यक्ति की अपनी पहचान नहीं होती है, जो भी पहचान होती है वो शासन व्यवस्था की पहचान होती है। हम खुलकर उस सरकार के विरुद्ध बोल नहीं सकते हैं, जैसे चीन में देख सकते हैं, या फिर फांसीवादी व्यवस्था में देख सकते हैं, या फिर नाजीवादी व्यवस्था में देख सकते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति का वर्चस्व होता है, एक ही विचारधारा का वर्चस्व होता है, दूसरे विचारधारा को पनपने नहीं दिया जाता है। लेकिन जो उदार लोकतंत्र है, इसमें जैसा कि उदार है यानी कि सभी के लिए खुली छूट हो, लोकतंत्र है, सबकी भागीदारी हो और जो जितना करेगा उतने का वह हकदार होगा। जितना करेगा अपने परिश्रम से उसका वह हकदार होगा, उसकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी क्योंकि वह मेहनत से बनाएगा। तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में उदार लोकतंत्र का प्रसार हो रहा है, मुक्त बाजार व्यवस्था का प्रसार हो रहा है और जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है या साम्यवादी व्यवस्था है वह चूर चूर हो गई है, वह धराशायी हो गई है। तो फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास के अंत का विश्लेषण साम्यवाद के पतन के रूप में करते हैं कि साम्यवाद का पतन हो गया है और या फिर शीत युद्ध समाप्त हो गया है। यानी कि शीत युद्ध के समाप्त के पश्चात जब साम्यवादी शासन व्यवस्था समाप्त होता है तो वहीं से इनका कॉन्सेप्ट शुरू होता है एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत, कि एक युग का अंत हो गया, एक इतिहास का अंत हो गया। यानी कि जो संघर्ष था, जो पूंजीवादी उदार लोकतंत्र को रोक रखा था, यानी जो इसके प्रसार को रोक रखा था, उदार लोकतंत्र के प्रसार को रोक रखा था, अब साम्यवाद के पतन के पश्चात उदार लोकतंत्र व्यवस्था अब पूरे विश्व में इसका प्रसार होगा या हो रहा है और अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब शीत युद्ध शुरू होता है, यानी कि 1946 से लेकर 1990 तक ये शीत युद्ध का दौर होता है। इसमें दो महाशक्तियां होती हैं, एक अमेरिका होती है, दूसरा सोवियत संघ रूस होता है। सोवियत संघ रूस साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादक होता है या समर्थक होता है, वही जो अमेरिका होता है वह पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक होता है। दोनों में संघर्ष चलता है। अंततः 1991 में केवल एक ही 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है तो एक ही विचारधारा का वर्चस्व स्थापित हो जाता है
वह विचारधारा क्या होती है? पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी उदार लोकतंत्री व्यवस्था, या इसको हम उदार लोकतंत्री व्यवस्था भी कह सकते हैं। उदार लोकतंत्र व्यवस्था का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और पूरा विश्व यूनिपोलर में आ जाता है, यूनिपोलर में आ जाता है, यानी कि एक ध्रुवी व्यवस्था में आ जाता है। जब एक ध्रुवी व्यवस्था में आ जाता है तो साम्यवादी शासन व्यवस्था का पतन होता है। जैसा कि हमने बताया कि विभिन्न देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं, जैसे कि हंगरी में, पोलैंड में, रोमानिया में, यूगोस्लाविया में आदि में विभिन्न देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था होती है। लेकिन यूएसएसआर के पतन के साथ ही इन देशों में भी साम्यवादी शासन का पतन हो जाता है। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने साम्यवाद के पतन के परिप्रेक्ष्य में ही 1989 में द एंड ऑफ हिस्ट्री लिखी और उसने कहा कि अब शीत युद्ध के अंत के साथ ही साम्यवाद का अंत हो गया है और नई पूंजीवाद उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रसार हो रहा है। तो फ्रांसिस फुकुयामा का कहना है कि इतिहास को एक विकासवादी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। जो इतिहास है इसको विकासवादी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी कि इतिहास का हमेशा विकास होता रहता है। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि इतिहास का अंत का तात्पर्य है उदार लोकतंत्र सभी देशों के लिए सरकार का अंतिम रूप है। यानी कि विभिन्न रूप हम देखे हैं सरकार का, राजतंत्र देखे हैं, कुलीन तंत्र देखे हैं, तानाशाही व्यवस्था देखे हैं, सैनिक शासन देखे हैं, अधिनायकवादी व्यवस्था देखे हैं, फांसीवाद, नाजीवाद, साम्यवादी शासन व्यवस्था देखे हैं, विभिन्न शासन व्यवस्था देखे हैं। लेकिन अंतिम विकल्प क्या है? उदार लोकतंत्र है। हर देशों में शासन का अंतिम विकल्प क्या है? उदार लोकतंत्र है। तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने वैकल्पिक शासन प्रणालियों के क्रमिक उदय के बाद भी पिछले 100 वर्षों से अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। यानी विभिन्न शासन प्रणालियां आई और गई, लेकिन जो उदारवादी लोकतंत्र हैं वह 100 वर्षों पहले भी थी और आज भी अपना अस्तित्व बनाए रखी हैं। और उदार लोकतांत्रिक सरकार ने राजतंत्रवाद, फांसीवादी, नाजीवादी, अधिनायकवादी, साम्यवादी व्यवस्था को उसने पीछे छोड़ दिया है। यानी कि उदार लोकतंत्र जो है यही सफल साबित हुआ है। जितनी शासन व्यवस्थाएं हैं सब पीछे चली गई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी जो पुस्तक है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इसका केंद्रीय तत्व यह है कि मानव इतिहास उदार लोकतंत्र के माध्यम से आदर्श सद्भाव की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यानी कि उदारवादी जो लोकतंत्र है वो सद्भाव की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है उदार लोकतंत्र में। बाकी शासन व्यवस्थाओं में संघर्ष है, तानाशाही व्यवस्था है, मनुष्यों की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है, समानता प्रतिबंधित है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है, मुक्त बाजार जैसी व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, आर्थिक राजनीतिक प्रणाली नहीं है। लेकिन इस उदार लोकतंत्र में सब कुछ है, उदार लोकतंत्र में सब कुछ है। वह कहते हैं कि भले ही यह अमेरिका की तरह न हो, जैसा कि अमेरिका में उदार लोकतंत्र व्यवस्था है, तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि यह भले ही अमेरिका की तरह न हो, लेकिन किसी न किसी रूप में यह अनेक देशों में विद्यमान है। यह उदार लोकतंत्र अनेक देशों में विद्यमान है, यह अनेक तरीकों से विभिन्न देशों में स्थापित हो रहा है। उदार लोकतंत्र अनेक तरीकों से विभिन्न देशों में स्थापित हो रहा है। अपनी पुस्तक एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा है कि फांसीवादी और साम्यवाद का पतन हो गया है। तो उदार लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के लिए अब कोई गंभीर प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई संकट नहीं होना चाहिए। उदार लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कि मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि इतिहास का अंत सरकार के अंतिम रूप पश्चिमी उदार लोकतंत्र का विकास और सार्वभौमिकरण है। यानी कि इतिहास का अंत क्या है? जो पश्चिमी उदार लोकतंत्र है उसका सार्वभौमिकरण है, उसका विकास है। पश्चिमी उदार लोकतंत्र का विकास विभिन्न देशों में हो रहा है। जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा अपनी पुस्तक में कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में कहते हैं कि जो उदार लोकतंत्र है उसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, उसका किसी से कोई संघर्ष नहीं होता है। उदार लोकतंत्र में सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे कि हर मनुष्य की धन की इच्छा होती है, सम्मान की इच्छा होती है, समानता की इच्छा होती है, स्वतंत्रता की इच्छा होती है, पहचान की इच्छा होती है। ये हर मनुष्य की इच्छा होती है। किसकी कौन सी इच्छाएं होती हैं? धन की इच्छा होती है, समानता की इच्छा होती है, स्वतंत्रता की इच्छा होती है, पहचान की इच्छा होती है। तो यह उदार लोकतंत्र में यह हर व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। उदार लोकतंत्र में हर व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। परंतु साम्यवादी शासन व्यवस्था
या अधिनायकवादी शासन व्यवस्था, फांसीवादी या नाजीवादी शासन व्यवस्था में ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये सारे सुविधा प्राप्त नहीं थी, समानता, स्वतंत्रता, पहचान ये सब प्राप्त नहीं थी। ये सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी इन शासन व्यवस्थाओं में, लेकिन उदार लोकतंत्री शासन व्यवस्था में ये सारी आवश्यकताएं व्यक्तियों की पूरी हो रही है। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि व्यक्तियों की मूलभूत 2 ही आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी आवश्यकता होती है? पहला, भौतिक संपदा की इच्छा होती है, भौतिक संपदा की इच्छा होती है, यानी कि धन प्राप्त करने की इच्छा होती है। और दूसरा जो है वह मान्यता चाहता है, वह अपनी मान्यता चाहता है या पहचान चाहता है। किसी भी व्यक्ति के पास धन हो जाता है तो केवल धन होने से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि धन के साथ साथ उसको पहचान भी चाहिए, उसको मान्यता भी चाहिए, लोग उसको स्वीकृति प्रदान करें और उसकी पहचान कायम हो, समाज में, देश में उसकी पहचान कायम हो, तभी उस व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। और यह सभी इच्छाएं केवल उदार लोकतंत्र में ही पूरी हो सकती हैं, फांसीवादी में नहीं पूरी हो सकती हैं। फांसीवादी शासन व्यवस्था में या नाजीवादी शासन व्यवस्था में या साम्यवादी शासन व्यवस्था में ये पूरी नहीं हो सकती, ये केवल उदार लोकतंत्र में ही पूरी हो सकती है। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि साम्यवादी शासन प्रणाली में एक व्यक्ति की पहचान होती है या कुछ व्यक्तियों की पहचान होती है और यही लोग संपूर्ण संसाधनों का लाभ उठाते हैं। इस प्रणाली में समानता, स्वतंत्रता, पहचान की धारणा का अभाव होता है। और जब सोवियत संघ का पतन हो गया है, यानी कि सोवियत संघ की साम्यवादी शासन प्रणाली का पतन हो गया है, तो उस लंबे संघर्ष का अंत हो गया है जो इस प्रणाली यानी कि उदार लोकतंत्र की प्रगति में बाधक होता है। तो फ्रांसिस फुकुयामा के इस परिकल्पना को पाश्चात्य जगत में काफी लोकप्रियता प्राप्त होती है, क्योंकि यह पाश्चात्य जगत के अनुरूप होता है। यह पाश्चात्य जगत के अनुरूप होता है कि जैसा कि पाश्चात्य देशों में हम देख सकते हैं, यूरोपीय देशों में देख सकते हैं या फिर अमेरिका में देख सकते हैं कि उदार लोकतंत्र वहां प्रभावित था, वहां पर उदार लोकतंत्र की व्यवस्था चली आ रही थी और यह जो विचारधारा होती है यह अमेरिका के अनुरूप होती है। तो इसलिए अमेरिका में फ्रांसिस फुकुयामा को काफी ख्याति प्राप्त होती है, काफी पॉपुलरिटी प्राप्त होती है। परंतु फ्रांसिस फुकुयामा का यह कहना कदापि नहीं था कि इतिहास का जब अंत हो गया है तो इतिहास के अंत के पश्चात युद्ध भी समाप्त हो गए हैं, युद्धों का दौर भी समाप्त हो गया है, या फिर साम्यवाद के पतन के पश्चात सभी देशों में उदार लोकतंत्र की स्थापना होगी। सभी देशों में उदार लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। किसी देश में अधिनायकवादी हो सकता है, किसी देश में सैनिकवादी हो सकता है, किसी देश में सरकार का कोई रूप हो सकता है। तो फ्रांसिस फुकुयामा यह कहते हैं कि सभी देशों में यह जरूरी नहीं है कि उदार लोकतंत्र की स्थापना हो, बल्कि फ्रांसिस फुकुयामा यह कहना चाहते थे कि आने वाले समय में पूंजीवादी व्यवस्था या उदार लोकतंत्र का संयोग, जिसको हम पूंजीवाद उदार लोकतंत्र कहते हैं, किसी भी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। क्योंकि फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि जो उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्थाएं होती हैं उसमें सबको स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, सबको मान्यताएं प्राप्त होती हैं, सबको पहचान प्राप्त होती हैं, सबको रोजगार के अवसर मिलते हैं, सबको इंडस्ट्री लगाने के अवसर मिलते हैं और सरकार के द्वारा इसमें कुछ छूट दी जाती है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों की समझ से कार्य किए जाते हैं। तो यह जो व्यवस्था है यह सभी देशों का विकास करेगी। यह पूंजीवादी उदार लोकतंत्र सभी देशों का विकास करेगी और यह मनुष्यों के बीच उचित समानता, स्वतंत्रता, मान्यता और पहचान देने में यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। जबकि कम्युनिस्ट या फासिस्ट शासन में ऐसा नहीं है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। उसमें सभी लोगों को स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं है, पहचान नहीं प्राप्त है, सभी लोगों को समानता प्राप्त नहीं है। जैसे कि हम चीन में देख सकते हैं, चीन में इसका कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाएं हैं, वहां चीन की सरकार का कोई विरोध नहीं कर सकता है। जो भी नीतियां होंगी सब सरकार के द्वारा लागू की जाएंगी और जो भी उत्पादन होगा उसका ब्यौरा सरकार को प्रस्तुत करना होगा। और हम वहीं देख सकते हैं कि चाहे वह इटली हो, जापान हो, चाहे जर्मनी हो, जहां भी अधिनायकवादी व्यवस्था है, उस अधिनायकवादी व्यवस्था में मनुष्यों की पहचान का संकट है, मनुष्यों की स्वतंत्रता और समानता का संकट है, मनुष्यों की मान्यता का संकट है। हम सभी लोगों को मान्यता नहीं दे सकते हैं, बल्कि उस राज्य में या उस शासन व्यवस्था में कुछ ही लोग होते हैं और कुछ ही लोग पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरे राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि चीन में केवल हम चियांग काई शेक को जानते हैं या शी जिनपिंग को जानते हैं और किसी दूसरे विरोधी नेता को नहीं जानते हैं। जबकि हम भारत में देख सकते हैं कि भारत में सबको पहचान की स्वतंत्रता है, सबको पहचान प्राप्त है। भारत में देख सकते हैं कि सबको पहचान प्राप्त है, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, विभिन्न नेता हो, सब लोग विरोध कर रहे हैं और सबकी शासन में भागीदारी है। और इसी तरह से हम व्यापार में भी देख सकते हैं कि विभिन्न
उद्यमी हैं जो कार्य कर रहे हैं और अपनी नीतियां अपने फैक्ट्रियों को चलाने के लिए अपनी नीतियां बना रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उदारवादी शासन व्यवस्था में या उदारवादी लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और विकास के अवसर भी उपलब्ध है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साम्यवाद है या समाजवाद है, यह एक शासन प्रणाली के रूप में अधिकांश देशों में स्थापित हुआ था, लेकिन यह असफल सिद्ध हो गया। परंतु एक विचारधारा के रूप में यह आज भी मौजूद है। जैसे कि हम अपने देश में देख सकते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में ही समाजवादी राज की कल्पना की गई है, संकल्पना की गई है। विभिन्न देशों में समाजवाद की स्थापना की गई है, यानी कि एक विचारधारा के रूप में इसको हम देख सकते हैं, लेकिन कार्य रूप में यह परिणित नहीं है। इसलिए जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि इतिहास का अंत हो गया है, तो पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्थाओं के पतन को इतिहास के अंत की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है। इतिहास के अंत की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी साम्यवादी या समाजवादी शासन व्यवस्थाएं एक विचारधारा के रूप में बनी हुई है। परंतु यह भी कहा जा सकता है कि 1989 के पश्चात विभिन्न देशों में उदार लोकतंत्र का प्रसार तो हुआ, लेकिन यह अभी संपूर्ण विश्व में लागू नहीं हो पाया है। संपूर्ण विश्व में इस शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं हो पाई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास के अंत का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करते हैं। इनका मूल ध्येय है उदार लोकतंत्र की स्थापना और उदार लोकतंत्र का प्रसार, साम्यवादी शासन का अंत। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं ये जो इतिहास का अंत है यह आपको समझ में आ गया होगा। इतिहास का अंत एंड ऑफ हिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट यह है कि साम्यवादी शासन का पतन हो गया है और साम्यवादी शासन के पतन के पश्चात उदार लोकतंत्र या पूंजीवादी उदार लोकतंत्र का प्रसार हो रहा है। विभिन्न देशों में पूंजीवादी लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। अब संघर्ष नहीं है, अब अमेरिका और रूस के बीच कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि रूस ने भी उदार लोकतंत्र को अपना लिया है। जैसा कि जब रूस विखंडित होता है और उन 15 राज्यों में गणराज्य की स्थापना होती है, तो यानी कि साम्यवादी व्यवस्था का अंत इतिहास का अंत हो गया है। यही है इतिहास के अंत का मूल कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो दूसरा डिबेट है, ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस में जो दूसरा डिबेट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का संकट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।